ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी आइगन स्टेट्स ऑफ अ टू स्टेट सिस्टम। सो इसमें इतनी सारी थ्योरी जो है वो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट है उसी पे जाएंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास में सिलेबस में देखो, सिलेबस में है एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ टू स्टेट सिस्टम, अमोनिया मॉलिक्यूल एज एन एग्जाम्पल ऑफ टू स्टेट सिस्टम। हम डायरेक्टली अमोनिया से ही समझेंगे। एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम विच हैज ओनली टू बेसिस स्टेट्स, वी विल कंसिडर द अमोनिया मॉलिक्यूल इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अब अमोनिया मॉलिक्यूल को ही हमने क्यों लिया, तो NH3 जो होता है उसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं एंड इट हैज 1 नाइट्रोजन एटम। एज शोन इन फिगर, वो मैं फिगर दिखा दूंगी आपको। 3 हाइड्रोजन एटम डिफाइन अ प्लेन एंड आर सिमेट्रिकली पोजिशन। द नाइट्रोजन लाइज आउट ऑफ द प्लेन। द नाइट्रोजन में लाई आइदर अबोव और बिलो द सिमेट्री प्लेन एज शोन इन फिगर 4.2b। तो अमोनिया मोलिक्यूल जो होती है उसमें जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो सिंगल प्लेन में होते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होता है, अब जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन का प्लेन है, इस स्क्रीन के प्लेन में 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है वो या तो इस प्लेन के बाहर की तरफ होगा या इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। जब बाहर की तरफ है तो ये पोजीशन है, जब अंदर की तरफ है नाइट्रोजन तो ये पोजीशन है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है। दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंट टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, और इनको हम बोलते हैं स्टेट 1 एंड स्टेट 2। यानी 1 स्टेट कब, जब नाइट्रोजन जो है वो प्लेन के बाहर की तरफ होगा, उस किस प्लेन के बाहर की तरफ, जिसमें हाइड्रोजन हो। और सेकेंड स्टेट कौन सी होगी, जिसमें हाइड्रोजन जिस प्लेन में है उस प्लेन के अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ नाइट्रोजन होगा, प्लेन से हटके। ऑफ कोर्स द मॉलिक्यूल कैन बी इन मेनी अदर स्टेट्स, फॉर इंस्टेंस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वाइब्रेट, पर हम वाइब्रेशन को, रोटेशन को, उन सबको फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारे पास में हम केवल कौन से कंसीडर करेंगे, बाकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अवॉइड करेंगे, सिर्फ यही दो केसेस लेंगे। तो दो ही बेसिस स्टेट लेंगे, 1 एंड 2 एज अ कंप्लीट सेट। ओके, यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए, टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। द नाइट्रोजन एटम्स कैन बी फाउंड अबव और बिलो द प्लेन डिफाइंड बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स कंस्ट्रक्ट द एनर्जी मैट्रिक्स फॉर द स्टेट 1 एंड 2। 1 एंड 2 के लिए हम एनर्जी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मान लीजिए जब हमारा सिस्टम स्टेट 1 में है तब एनर्जी ई नॉट है, एंड फॉर सिमेट्री अगर हमारा सिस्टम स्टेट 2 में होगा तब भी एनर्जी ई नॉट ही होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन अगर हमारे इस तरह से है तो नाइट्रोजन स्क्रीन के बाहर हो चाहे स्क्रीन के अंदर हो, दोनों सिस्टम जो है इक्वली प्रोबेबल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, तो दोनों की करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए जब हमारा ये कंडीशन लेंगे, यानी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो एनर्जी होती है, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 स्टेट में लेंगे तब भी एनर्जी ई नॉट होगी, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 सेकेंड बेसिस स्टेट में लेंगे तब भी एनर्जी ई नॉट होगी। हमें दो एलिमेंट तो मिल गए, लेकिन हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। 2x2 की मैट्रिक्स में हमारे पास 4 एलिमेंट चाहिए, दो तो हमें यहाँ पे मिल गए। तो हमारे पास में अब हम क्या करें, व्हाट अबाउट द मैट्रिक्स एलिमेंट 2 1 एंड 1 2। ये 2 1 और 1 2 है क्या, इफ दीज मैट्रिक्स एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो, प्रीवियस केस में हमने जो पिछले लेक्चर्स पढ़े थे उनमें ये जीरो हुआ करते थे, अगर ये जीरो नहीं है तो देयर विल बी अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2 एंड वाइस वर्सा। इनके नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 2H और 1, अगर ये जीरो नहीं आता है तो इसका ये मतलब है कि 1 से 2 में जाने की, सिस्टम के 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है। सिमिलरली 2 से 1 में आने की प्रोबेबिलिटी भी फाइनाइट है। अब इसको समझेंगे कैसे फिजिकली। दिस इज द केस फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल विच इज वेरी फ्लैट। व्हेन द नाइट्रोजन एटम इज इन द सिमेट्री प्लेन, it is strongly repulsed by the hydrogen. In other words, the potential energy is very high. There is, however, small probability for the nitrogen atom to tunnel through this potential barrier, so that starting from configuration of 4.2a, it could reach the configuration of 4.2b. Therefore, the amplitude 2 1 is different from 0 and we let it have the value -a. Again, from the symmetry of the two configuration, we expect that the amplitude 1 2 has the same value. Therefore, in the 1 2 representation, the energy matrix is given by। ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है।
इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि आपने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन है वो इस प्लेन में है, स्क्रीन के प्लेन में, करेक्ट। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट स्टेट जो है उसमें नाइट्रोजन स्क्रीन के बाहर है, करेक्ट, नाइट्रोजन स्क्रीन के बाहर है, और उसको सेकेंड स्टेट में जाना है, ये सेकेंड स्टेट है। सेकेंड स्टेट में नाइट्रोजन जो है वो स्क्रीन के अंदर है, अंदर के लिए मैं क्रॉस लगा देती हूँ, बाहर के लिए मैं डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन को सपोज करो मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो ये नाइट्रोजन का एटम है, डॉट का मतलब स्क्रीन के बाहर की तरफ है और यहाँ पर स्क्रीन के अंदर की तरफ है। जब यहाँ पर नाइट्रोजन स्टेट 1 में है, मतलब अमोनिया मोलिक्यूल स्टेट 1 में है और इधर अमोनिया मोलिक्यूल स्टेट 2 में है, 1 से 2 में जब ट्रांजिशन होता है तो इसका मतलब क्या है, स्क्रीन के बाहर में जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसे सिमेट्री प्लेन को पार करके स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर देखो वो बाहर है, उसको सिमेट्री प्लेन मतलब जिसमें ये ट्राइंगल बन रहा है रेड कलर का, वो एक प्लेन है। अब स्क्रीन के बाहर लैपटॉप, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो लैपटॉप की स्क्रीन आपका सिमेट्री प्लेन है, नाइट्रोजन का जो एटम है वो बाहर है, इसके बिल्कुल बाहर है। अब उसको लैपटॉप की स्क्रीन को क्रॉस करके पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाएगा, जैसे ही पीछे जाएगा तो पूरा पीछे चला जाएगा, तब जाके वो स्टेट 2 में होगा। तो थोड़ा टाइम वो कहाँ स्पेंड करेगा, स्क्रीन के प्लेन में स्पेंड करेगा। उस वक्त ये मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस प्लेन में आपके हाइड्रोजन है उसी प्लेन में यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम भी रहेगा। उसके बाद वो क्रॉस करके अंदर जाएगा, समझ में आ गया। तो जब वो स्क्रीन के प्लेन में रहेगा उस वक्त हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो स्टेट 1 में है या स्टेट 2 में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त या तो वो 1 से 2 में जा रहा होगा या 2 से 1 में आ रहा होगा। तो इस वजह से जब वो 1 से 2 में जा रहा होगा या 2 से 1 में आ रहा होगा, तो वो जो सिमेट्रिक प्लेन है उस प्लेन में इन दोनों कंडीशन में आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। और इनकी प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 है, और सिमिट्री से ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमें पता नहीं है कितना मानना है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जब वो 1 से 2 में जाएगा तो थोड़ा टाइम वो उस वक्त मॉलिक्यूल के सिमेट्री प्लेन में स्पेंड करेगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं -a, ये प्रोबेबिलिटी -a हो जाती है। तो टोटल हमें 4 एलिमेंट मिल गए। अब वो 4 एलिमेंट क्या होंगे, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह से हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से है। इधर भी हमने 1 और 2 लिख दिया, इधर भी हमने 1 और 2 लिख दिया। 1 और 1 में जब पूरा सिस्टम 1 में है तब एनर्जी कितनी थी, E0 थी, और 2 और 2 जब पूरी तरह से 2 में था तब एनर्जी कितनी थी, E0। जब 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा था तब -a, और जब 2 से 1 में हो रहा है तब भी -a। तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, E0 -a E0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी इंट्रोड्यूस कोफिशिएंट Ct, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस कुछ टॉपिक्स थे, इफ यू रिमेंबर, हम जो थे C और T को किस फॉर्म में लिखते थे, I एंड फाई। इस तरह से एम्पलीट्यूड को हम Ct से लिखा जा करते थे। फाई जो होता था वो T का फंक्शन होता था, इसलिए C जो आता था वो भी T का फंक्शन आता था। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेट का कोफिशिएंट है C1T, उसे हम 1 फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और C2T जो है उसे 2 फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विच ओबे द इक्वेशन ऑफ मोशन 4.11। अब 4.11 हमारे पास में क्या थी, मैं 4.11 आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहां से देख लीजिए एक बार 4.11, ये रहा हमारा dci/dt माइनस आयोटा। अगर इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा आयोटा h क्रॉस dci/dt इज इक्वल्स टू समेशन h ij cj, और समेशन j पे लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन एक बार C1 के, यहाँ ci लिखा हुआ है ना, तो एक बार ये इक्वेशन C1 के लिए लिखेंगे और एक बार ये इक्वेशन C2 के लिए लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले C1 के लिए लिखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, आयोटा h क्रॉस dci/dt, तो d/dt C1 हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में क्या था, समेशन h ij cj था, और j पे समेशन लगा हुआ था, ठीक है। सो हमारे पास में i की वैल्यू तो हमने, ओके जस्ट अ मिनट, मैं वो इक्वेशन यहाँ पर लिखती हूँ। हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन ये थी, dci/dt इज इक्वल्स टू समेशन h ij cj, और यहाँ पर j लिखा हुआ था। सबसे पहले हम i इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो i h क्रॉस dc1/dt इज इक्वल्स टू समेशन j, i तो फिक्स कर दिया 1 है,
तो H1J अब J की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 लगा सकते हैं अपन, है ना। J की वैल्यू 1 और 2 लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसमें J की वैल्यू ओपन करते हैं राइट हैंड साइड में, तो H11C1 यानी J की इक्वल J1 रख दिया मैंने, प्लस 12C2 यानी यहाँ पर मैंने J इक्वल टू 1 रखा है और यहाँ पर मैंने J इक्वल टू 2 रखा है। अब H11 क्या है हमारा और H12 क्या है, तो वो मैट्रिक्स देखो, वो मैट्रिक्स हमारे पास थी E0 -A और E0, ये हैमिल्टोनियन की मैट्रिक्स थी हमारे पास में। सो ये टर्म H11 है और ये टर्म H12 है, ये H21 है और ये H22 है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, H11 कितना है E0, तो ये हो जाएगा E0C1 और H12 कितना है माइनस का A, सो माइनस का AC2। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमें मिली है क्या। देख लो आपको यही मिली है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम I इक्वल टू 2 के लिए करते हैं, तो मैं कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा IH क्रॉस dC2 अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन J पे लगेगा, HIJ होता है, I की वैल्यू कितनी है 2 है, सो 2J और CJ। अब J इक्वल टू 1 और 2 रखेंगे तो H21C1 प्लस H22C2, H21 कितना है -A, सो -AC1 प्लस E0C2, ये हमें मिल जाएगा सेकेंड वाली इक्वेशन में, ये देखो। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, द टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। इफ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस करना है, जो आप कर लेना। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, ये आप कर लेना। अब C1 प्लस C2 को हम C फर्स्ट बोल देते हैं, C1 प्लस C2 को C फर्स्ट बोल देते हैं और C1 माइनस C2 को C सेकेंड बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा C फर्स्ट, यहाँ पर मिल जाएगा C फर्स्ट, यहाँ पर मिल जाएगा C फर्स्ट, ये हो जाएगा C सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा C सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा C सेकेंड। एंड इंटीग्रेट इक्वेशन 4.50a। अब 4.50a को इंटीग्रेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन ले रही हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को वापस लिख देते हैं एक बार ना। ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी IH क्रॉस डी सी फर्स्ट अपॉन dt इज इक्वल्स टू E0 -A, कॉमन आ जाएगा और कॉमन क्या बचेगा, C फर्स्ट इधर है और C फर्स्ट इधर है, C फर्स्ट, ठीक है। अब ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको लेके चलती हूँ। तो इक्वेशन हमें मिल रही है IH क्रॉस DC फर्स्ट अपॉन dt इज इक्वल्स टू E0 -A C फर्स्ट। करेंगे क्या, C फर्स्ट को इधर लाएंगे और dt को उधर ले जाएंगे और IH को भी उधर ले जाएंगे, सो इधर आ जाएगा DC फर्स्ट अपॉन C फर्स्ट इज इक्वल्स टू -I अपॉन H क्रॉस E0 -A dt। ओके, नाउ इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में, dx अपॉन x कितना होता है, log x होता है, तो ln c फर्स्ट इज इक्वल्स टू -I अपॉन h E0 -A एन टी, और कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास लगेगा, उसको मान लेते हैं ln, कुछ भी मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैं कांस्टेंट क्या लिया है, कांस्टेंट हमारे पास, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे लिया है ln a, ठीक है। सो इस ln a को इधर लेके आइए, सो ये मिल जाएगा ln c फर्स्ट अपॉन a, क्योंकि ln a माइनस ln b हो जाएगा, -I h E0 -A और t। लॉग को उस साइड लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -I E0 -A t अपॉन h क्रॉस, और c फर्स्ट की वैल्यू निकालेंगे तो a e रेज टू पावर -I E0 -A t अपॉन h क्रॉस। ये c फर्स्ट की वैल्यू मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए c फर्स्ट कितना था, ये हमें मिल गया।
अब इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन जो मैंने आपको बताया है, सी सेकंड की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, सी सेकंड में आप लोग निकालेंगे बिल्कुल सेम अभी जो तरीका मैंने आपको बताया। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4.51a। अब वापस से इन दोनों को ऐड करो, करेक्ट, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, ये ध्यान रखो C1 प्लस C2 ये मिल रहा है और C1 माइनस C2 ये मिल रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो C1 और C1 ऐड होके कितना हो जाएगा 2C1 और C2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये A वाला पार्ट और B वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ये A वाला पार्ट और B वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। सो A समथिंग प्लस B समथिंग, और अगर C1 की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यहां से देखो C1 की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली जब माइनस करेंगे तो C1 कैंसिल हो जाएगा और C2 माइनस ऑफ माइनस 2, तो 2C2 आ जाएगा। 2C2 के अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी लेकिन माइनस करना पड़ेगा तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। सो ये आपके पास C2 निकल जाएगा। चलिए अब हमारे पास इतना तो आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इफ एट टाइम t इक्वल टू 0 द मॉलिक्यूल इज इन द स्टेट 1, अगर t इक्वल टू 0 पे हमारा सिस्टम 1 स्टेट में है तो C1 जो होगा, C1 किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा था, 1 में होने की प्रोबेबिलिटी, और C2 हमारा किस में बता रहा था, 2 में होने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम खुद कह रहे हैं t इक्वल टू 0 पे मॉलिक्यूल हमारा 1 में है तो जो C1 है उसकी वैल्यू पूरी 1 आनी चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% उसी की होनी चाहिए। तो C1 की वैल्यू जो आएगी, और C1 हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, 1 एंड 5। सो 1 और 5 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और उस कंडीशन में जो C2 है, जो 2 और 5 था वो कितना हो जाएगा, 0। फॉर दीज इनिशियल कंडीशन द कांस्टेंट a एंड b मस्ट सेटिस्फाई a इक्वल टू b इक्वल टू 1। अब देखो, तो इसका मतलब जब हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो t इक्वल टू 0 पे C1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, t इक्वल टू 0 पे हमारा C1 1 होना चाहिए। तो 4.51 के अंदर देखो t इक्वल टू 0 रखो और यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखो, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, है ना। तो C1 क्या आ रहा है, C1 आ रहा है a/2 प्लस b/2, और हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों 1 हो जाए, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पे a/2 कितना हो जाएगा, 1/2, और b/2 कितना हो जाएगा, 1/2, और वो कितना आ जाएगा, 1। तो a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 1। ये a और b की वैल्यू हम वापस यहाँ पर पुट कर देंगे C1 और C2 के अंदर, पुट कर देंगे तो C1 हमें मिल जाएगा ये और C2 हमें मिल जाएगा ये, सिर्फ मैंने a और b की वैल्यू पुट करी है। ओके, वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या करना है, t वाला पोर्शन कॉमन ले लेना है और जो रिमेनिंग टर्म है वो अलग से लिखना है। ये टर्म जो है वो कॉस का फंक्शन है और ये जो होता है वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। सो कॉस और साइन में आपको मिल जाएगा। आप किसी रैंडम टाइम टी पर देखें तो किसी रैंडम टाइम टी पे आपको पता है, हमें पता नहीं है कि हम किसी रैंडम टाइम टी पे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 1 स्टेट में है या 2 स्टेट में है, तो दोनों का मिक्सचर लेना पड़ता है हमें, ठीक है। सो C1 कोफिशिएंट के साथ 1 स्टेट प्लस C2 कोफिशिएंट के साथ सेकेंड स्टेट मिलके हमारा स्टेट बनेगा 5 किसी रैंडम टाइम टी पे। क्योंकि ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई सिस्टम 2 स्टेट में हो सकता है तो किसी रैंडम टाइम पे या रैंडम उसके लिए स्टेट लिखते हैं तो दोनों का मिक्सचर लिखा जाता है उनके प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के साथ में। तो हमारे पास में C1 C2 की वैल्यू तो है, ये रही राइट हैंड साइड में जो C1 C2 है, उसको क्या करना है हमें 1 के और 2 के साथ में लिखना है। तो ये वाली वैल्यू रखनी है 1 के साथ में और ये वाली वैल्यू रखनी है 2 के साथ में, और दोनों को ऐड कर देना है जो कि यहाँ पर कर रखा है। सो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो एज इट इज है, कॉस वाला पार्ट जो है वो 1 के साथ में आ गया, साइन वाला पार्ट जो है वो 2 के साथ में आ गया, ठीक है। ये हमने फाई निकाल लिया। अब हमारे पास में क्या करना है, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमारा फाई नॉर्मलाइज्ड है तो 1 मिल जाएगा। क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन स्टेट 1, प्रोबेबिलिटी 1 में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, C1 का स्क्वायर होगी, करेक्ट, C1 का स्क्वायर होगी, और C1 का फॉर्मूला कितना था, 1 और 5, C1 स्क्वायर है, C1 का मोड का स्क्वायर यहाँ से लो आप, C1 का मोड का स्क्वायर कहाँ से लोगे, जहां पर आपने C1 का फॉर्मूला लिखा था, ये रहा। सो मैं यहाँ पे आपको इसका मोड का स्क्वायर करना बता देती हूँ। जब आप इसका मोड का स्क्वायर करोगे तो आपका एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा है, तो आयोटा और माइनस आयोटा 1 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। तो C1 का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर मिलेगा, C2 का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा।
सो ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ठीक है। सो द टाइम डिपेंडेंस इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट फाउंड इन, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। अब हमारे पास में क्या है, फाइंडिंग द स्टेशनरी स्टेट बाय डायगोनलाइजिंग द एनर्जी मैट्रिक्स। हमारे पास में डायगोनलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में देखो क्या दिया हुआ है, अमोनिया मोलिक्यूल के बाद में हमारे पास में क्या है, डायगोनलाइजिंग ऑफ एनर्जी मैट्रिक्स, एनर्जी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन भी करना पड़ेगा हमें। तो हमने अभी देखा बेसिस स्टेट हमारे पास 1 और 2 था, करेक्ट। नाउ हमारे पास सी, जिस तरह से आपने बोला C1 जो होता है वो कितना होता है, 1 और 5 होता है, उसी तरह से अगर मैं सी फर्स्ट लिखूं तो सी फर्स्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट और साथ में 5 आ जाएगा, तो सी फर्स्ट और सी सेकेंड हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास पता ही है कि क्या है, फर्स्ट और सेकेंड। अब आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट और सेकेंड थे क्या, आपके पास जो सी फर्स्ट था वो हमारे पास में C1 प्लस C2 था, और सी सेकेंड हमारे पास में था C1 माइनस C2। तो सी फर्स्ट जब अपन लिखेंगे तो इस तरह से, अगर इसके करस्पॉन्डिंग ये फर्स्ट स्टेट बनाएंगे, है ना, ये फर्स्ट स्टेट बनाएंगे, तो ये 1 और 2 का मिक्सचर होगा, पॉजिटिव यानी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा विद एडिशन, तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तो 1 को ऐड कर दिया और 2 को भी ऐड कर दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, और मैंने नॉर्मलाइजेशन का तरीका आपको बताया है कि इनका जो कोफिशिएंट होता है, रूट ऑफ फर्स्ट का कोफिशिएंट विच इज 1, सेकेंड का कोफिशिएंट विच इज 1, और दोनों का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में सीखा भी होगा, नॉर्मलाइजेशन करना और फिर इस √2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1/√2 1 + 2, ये फर्स्ट स्टेट बन जाएगी। इसी तरह सेकंड में आ जाएगा माइनस, माइनस भी करोगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना मिलेगा, √2 मिलेगा, तो आपके पास सेकेंड स्टेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 कहा जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की वजह से आ रहा है। चलिए इतना तो हमें पता चल गया। अब द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन दीज स्टेट, इस स्टेट के अंदर हमारी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, इस स्टेट के अंदर हमारी एनर्जी आएगी एक तो E0 - A और एक E0 + A आएगी। ये हमारे पास में कैसे आई है, नोट दैट 1 and 2 आर ऑर्थोगोनल, दैट इज 1 2 = 0, 4.53 प्रोवाइड अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस सेट दैट करस्पॉन्ड टू स्टेशनरी स्टेट टू द सिस्टम, द एनर्जी ऑफ as can be seen directly from 4.1a, 4.1a से देख लेते हैं, सो 4.1a से हमें पता चल जाएगा, 4.51a, 4.51a, हाँ, यस, बिल्कुल पता चल रहा है, ये देखो 4.51a से हमें पता चल रहा है सी फर्स्ट और सी सेकेंड में यहाँ पर आपके पास में जो एक्सपोनेंशियल -IET/h क्रॉस का टर्म होना चाहिए, उसमें एनर्जी की जगह क्या आ रहा है, E0 - A आ रहा है, और सी सेकेंड में क्या आ रहा है, E0 + A आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, E0 - A, और सेकेंड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, E0 + A, ठीक है। तो हमें इनकी एनर्जी भी मिल गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो we could have obtained these results without explicitly solving the equation of motion, because in the representation in which the basis states correspond to the stationary state of the system, the energy matrix must be diagonal. चलिए एनर्जी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं। सो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है, 4.49a, 4.49a मैट्रिक्स कौन सी है, 4.49a को हमें करना है। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए, इसको डायगोनलाइज करना है। सो मैट्रिक्स आपको पता चल गई, मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, ये रही मैट्रिक्स है हमारे पास, E0 - A और E0, इसका डायगोनलाइजेशन करना है, तो इसका डायगोनलाइजेशन चलिए करते हैं। तो आपको पता है कैसे करते हैं, A माइनस सबसे पहले लैम्डा = 0 करते हैं ना, ये इसको हमें 0 करना है। सेक्युलर डिटर्मिनेंट उसकी लेते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ते हैं, उसी से आता है, वो डिटरमिनेंट 0 करना पड़ेगा। ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स होती है। सो एक्चुअल मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, E0 - A और E0, ये A माइनस लैम्डा 1 0 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सो E0 माइनस लैम्डा आ जाएगा,
तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा ई नॉट माइनस लेमडा, सेकेंड टर्म माइनस ए और यहाँ पर 0 है तो माइनस ए रह जाएगा, इधर माइनस ए रह जाएगा और इधर आ जाएगा ई नॉट माइनस लेमडा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से मिला? ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सो ई नॉट माइनस लेमडा का स्क्वायर और इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करो, माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों साइड में अंडर रूट ले लो, सो ई नॉट माइनस लेमडा जो है वो प्लस माइनस ए के इक्वल है। यहाँ से आपके पास में दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक बार प्लस ए ले लेते हैं, सो ई नॉट माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू प्लस का ए। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? ई नॉट माइनस ए। सो लेमडा की एक वैल्यू तो आ रही है ई नॉट माइनस ए, और एक बार ले लेते हैं ई नॉट माइनस लेमडा को माइनस ए के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास में लेमडा कितना आ रहा है? ई नॉट प्लस ए। तो दूसरा लेमडा 2 आ जाता है ई नॉट प्लस ए। लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ एच एंड इन द न्यू रिप्रेजेंटेशन एच टेक्स द फॉर्म। और डायगोनलाइजेशन आपको पता ही है, एच प्राइम जो होता है वो एस एच एस इनवर्स होता है, उसके अंदर हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? केवल हमारे पास में जो आइगन वैल्यूज आती है वो डायगोनल एलिमेंट होती है, बाकी सारे टर्म जीरो होते हैं। सो हमारे मैट्रिक्स में केवल डायगोनल टर्म में हमें आइगन वैल्यू रखनी है, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 बनेंगे डायगोनल के एलिमेंट। तो ये रहा लेमडा 1 और ये रहा लेमडा 2, है ना, और बाकी सारे टर्म 0 0। सो ये हमारे मैट्रिक्स का डायगोनाइजेशन हमने कर दिया है। नाउ to find the new basis states, we must find the matrix X that induces the transformation, है ना। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है। सो S जो है वो हमारी पुराने बेसिस स्टेट क्या है? 1 एंड 2। नए बेसिस स्टेट क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों के बीच की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैट्रिक्स। इफ यू रिमेम्बर, एस आई जे में दिया हुआ था और एस म्यू न्यू में हमें जाना था आई जे से में, तब हमने ये वाली मैट्रिक्स यूज करी थी। सो यहाँ पर अपन जो ओरिजिनल पहले वाले बेसिस स्टेट होते थे वो लिखते थे, और यहाँ पर अपन नए वाले लिखते थे, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जब हमने 3/3 पढ़ा था तो अपन ने यहाँ पे आई जे के लिखा था और इधर अपन ने म्यू न्यू और जाई लिखा था, तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिली थी। वही चीज यहाँ पे करनी है, तो यहाँ 1 और 2 लिख दिया, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। सो यहाँ फर्स्ट का 1 के साथ में प्रोडक्ट है तो ये मिल जाएगा, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ में ये मिल जाएगा, फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ में ये मिल जाएगा, और सेकंड का सेकंड के साथ में ये मिल जाएगा। अब ये हमें निकालने पड़ेंगे वैल्यूज सॉल्व करके, क्योंकि हमारे पास में स्टेट 1 भी पता है हम इनको, और 1 वाली स्टेट जो है वो भी पता है। सो ये वाली वैल्यू जो है वो 1/√2 1 1 1 माइनस 1 जो है वो, अब ये कैसे आएगी देखो, यहाँ पर देखिए 4.53b, 4.53b के अंदर आपके पास स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड इनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू दी हुई है, और हमें निकालना है ये 4.55b कैसे आया, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को हमने यहाँ पे लिख लिया है। हमें क्या क्या चाहिए? मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट चाहिए हमें। पहला है फर्स्ट का 1 के साथ में इनर प्रोडक्ट, यानी कि हमें ये निकालना है फर्स्ट का 1 के साथ में प्रोडक्ट। तो चलो फर्स्ट की जगह वैल्यू रख लेते हैं। फर्स्ट की वैल्यू है 1/√2। हमें इसका ब्रा में लेना है, ब्रा में लेना है तो कोई बात नहीं, ये कैट में है, ब्रा में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और ये 2, और इधर से 1 लेना है, इधर से 1 लेना है। तो आप खुद बताओ, 1 का केवल 1 के साथ सरवाइव करेगा, 1 का 1 के साथ में 1 हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/√2। तो ये तो 1/√2 आ गया, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट हमें कौन सा सॉल्व करना है? फर्स्ट का 2 के साथ में, है ना, फर्स्ट का 2 के साथ में। तो वापस वही करते हैं, 1/√2 1 प्लस 2, और इसका करना है 2 के साथ में। तो हमें 1/√2 तो कोफिशियंट है, ये 1 और 2 के साथ तो 0 आ जाएगा, 2 के साथ में 1 आ जाएगा, सो ये भी 1/2 मिल जाएगा। मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट है सेकंड का 1 के साथ में, है ना, सेकंड का 1 के साथ में, सेकंड का 1 के साथ में, सेकंड का 1 के साथ में। तो सेकंड लिखना पड़ेगा मुझे, सेकंड था हमारा 1 माइनस 2, और इसका करना है 1 के साथ में। तो 1 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 1/√2।
फिर सेकंड का 2 के साथ में करते हैं, सेकंड का 2 के साथ में करते हैं, तो 1/√2, 1 माइनस 2, और इधर हमारे पास में है 2, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/√2। सो 4 एलिमेंट हमें मिले हैं और उन चारों की वैल्यू मैट्रिक्स में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला था 1/√2, यहाँ पर भी मिला था 1/√2, यहाँ पर भी मिला था 1/√2, लेकिन यहाँ पर मिला था -1/√2, है ना। सो इसमें से 1/√2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 -1। अब हम चेक कर लेते हैं ये हमें मिला है क्या। यस, 4.55 बी देख लो, एस मैट्रिक्स हमारे पास इजीली आ गई। इट इज इजी टू वेरीफाई दैट एस डेगर एस इज इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट 4.55 इज सेटिस्फाई नाउ। अब यहाँ पर देखो, टू find the new basis states we have from 4.19a mu is equals to I s डेगर, वो सही भी है। अगर हमारे पास में पहले से कोई एक बेसिस सेट दिया हुआ है और अगर नए बेसिस सेट में जाना है तो 4.19a से जा सकते हैं। म्यू कैन बी रिटन एज ओरिजिनल आई और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगा आई म्यू में। 4.19a दिखाऊं क्या आपको? वैसे ये आपको पता ही है, ये बहुत बार कर चुके हैं अपन, है ना। नए बेसिस स्टेट में जाते हैं, ये उस टाइम भी किया था जब हमने एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। एंड विद एस गिवन, एस हमारे पास आ गया। नोट दैट फॉर दिस स्पेशल केस एस इज इक्वल्स टू एस डेगर और एस इनवर्स, ये तीनों आप चेक कर सकते हैं। एस मैट्रिक्स है, उसका एस डेगर निकाल लो, डेगर का मतलब उसका ट्रांसपोज करके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो, आपको वापस वही मिल जाएगा। और एक उसका इनवर्स भी निकाल लो, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है आपको, सेम समझ में आ जाएगा। स्टेट फर्स्ट हमारे पास थी, स्टेट सेकेंड हमारे पास में थी, ये भी हमें पता है। और एनर्जी फर्स्ट आइगन वैल्यू ई नॉट माइनस ए थी और ई नॉट प्लस ए थी। So we see that the diagonalization of the energy matrix is completely equivalent to solving the equation of motion. हमारे पास में वही एनर्जी और वही वापस चीजें आ जाती है जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके किया था। ठीक है, सो ये सारी चीज जो है वो अपने पास में, मतलब एक्चुअल में ये जो अपन ने यहाँ पर किया है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से यहाँ से जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, यहाँ से जो डेरिवेशन कर रहे हैं, उससे हमें एक तो दो स्टेट ये मान लीजिए ये मिली है। एनर्जी देखो, ई नॉट माइनस ए और ई नॉट प्लस ए मिला है, करेक्ट, ये मिला है। यही चीज, यही रिजल्ट हमें ऊपर कब मिला था? यही ऊपर हमें कब मिला था? यहाँ पर मिला था। ये देखो, इसमें C1 में ये ई नॉट प्लस ए मिला था और ई नॉट माइनस C2 में ई नॉट माइनस ए आएगा यहाँ पे, है ना। नहीं, इसमें नहीं मिला था, यहाँ मिला था। कहाँ मिला था यार? ऊपर मिला था सी फर्स्ट में, हाँ यहाँ पे। ये देखो, ई नॉट माइनस ए और ई नॉट प्लस ए। सो एक तो सोल्यूशन ये था तरीका, और दूसरा डायगोनलाइजेशन हमने अभी भी किया था, वो हमें मिला था। तो दोनों इक्विवेलेंट है, दैट्स इट।